हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नाल के पार्ट नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। खिड़की के करीब कान लगाए वो अंदर होती बातों को सुनने की कोशिश करती जब पीछे से आती इर्तिजा की आवाज़ पर उसने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख का गला घोंटा। इर्तिजा, आपने तो डरा दिया मुझे। ये क्या हो रहा है? अंदर से बातों की आवाज़ आ रही है ना, तो मैं बस वही सुनने की कोशिश कर रही हूँ। क्या इस घर में पहली बार बातें हो रही हैं आयशा? उफ नहीं ना, इन बातों में मेरा मेरा जिक्र हो रहा था, इसलिए मुझे जाने का तो जसूस हो रहा है कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी ताकि अंदर बैठे अफराद उसकी आवाज़ ना सुन ले। तुम्हें बातें सुनने की भला क्या जरूरत है आयशा? मैं बता देता हूँ। सच्ची? तुम्हारा रिश्ता आया है, यकीनन अंदर इस बारे में गौर फिक्र चल रही होगी। हैं, मेरा रिश्ता आया है? उसने हैरत से पूछा, जिस पर इर्तिजा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। कौन है लड़का? मुझे भी तो बताएं। क्या उसने मुझे कहीं देखा था? और कहीं मैं उसकी पहली नजर की मोहब्बत तो नहीं हूँ? क्या ये लोग रिश्ते के लिए मान जाएंगे? तुम्हारी फजूल बातों का मेरे पास जवाब नहीं है। हाँ, लेकिन इतना अंदाजा जरूर है कि ये लोग रिश्ते के लिए मान जरूर जाएंगे, क्योंकि हमजा में कोई भी बुराई नहीं है। उसे जॉब लेकर वह खुद भी अंदर सबके पास ही चला गया था, जबकि आयशा बस उसकी कई बात सोचती रह गई। हमजा? ये नाम तो मैंने कहीं सुना है। ज़ेन बात जोर देकर उसने याद करना चाहा कि ये नाम उसने कहाँ सुना है, लेकिन फिर याद न आने पर इस नाम को ज़ेन से झटक कर वहां से चले गए। हमजा एक बहुत ही अच्छा लड़का है, हम उसका बैकग्राउंड अच्छे से जानता है, इसलिए मैं ऐसी कोई भी बुराई नहीं है जिसकी बिना पर उस रिश्ते से इनकार कर दिया जाए। हाँ, ये हाँ, लेकिन सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ देखकर भी तो हम आशा की शादी उससे नहीं कर सकते। और वैसे भी मैं पहले उसे मिलूंगा, उसके बाद ही कोई राय कायम करूंगी। मिशाल के हाथ में फैसले व मुंह बनाकर सोफे से टेक लगा गया। मतलब हर बार की तरह इस बार भी मिशाल की ही चलनी थी। मेरी राय की कोई अहमियत ही नहीं है। क्या मैं अपनी बेटी के लिए कोई गलत फैसला करूंगा? एहाब, मिसाल अपनी जगह पर दुरुस्त है। हर इंसान का देखने का अपना नजरिया होता है। जरूरी तो नहीं कि तुम्हें हमजा हर लिहाज से बेहतर लग रहा है तो मिसाल को भी ऐसा ही लगे। वैसे भी रिश्ता सिर्फ एक मुलाकात में तय नहीं हो जाते, इसलिए उसकी बात को भी समझो। ऐना ने रसानिया से समझाते हुए कहा, जिसे समझ कर उसने सर हिला दिया। ठीक है मामा, मैं समझ गया। आप बताएं, हमजा से मुलाकात कब करनी है? कल का दिन मुनासिब है। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। असबाब में सर हिलाते वह वहीं सोफे से दोबारा टेक लगाकर बैठ गया। क्या वो लोग सच में मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं? पुरसोच अंदाज में कहते हुए उसने सामने खुला हुआ आबे हयात बंद करके साय पर रखा। अगर इन लोगों को लड़का पसंद आ गया और मेरी शादी सच में हो गई तो नहीं नहीं, ऐसे भी कोई शादी होती है? मुंह बसोकर उसने बेड क्रोन से टेक लगाए। कोई एडवेंचर ही नहीं है। ना लड़के ने मुझे देखा, ना पसंद किया, ना मेरी शादी रखवाई, ना सर पर पिस्टल रखकर जबरदस्ती निकाह किया। इन कामों के बगैर भी कोई शादी होती है भला? अगर ये बात वो मिशाल के सामने कहती तो उसकी चप्पल सीधा आशा के चेहरे पर पड़ने थे, जो कि सही भी थे। लेकिन इस नादान लड़की को कौन समझाता? वो तो नावल की दुनिया में रहती एक लड़की थी जिसके नजदीक शादी इन्हीं चीजों से मुकम्मल होते थे। उसने मुस्कुराते हुए सोई हुई आइजल को देखा। आज दिल सच में बहुत ही खुश था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह परवाना शामिर बन गया हो। आज अब बहुत ही खुश है ना शामिर? हयात की आवाज़ पर चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी होगी। आयशा से नजर हटाकर उसने हयात की तरफ देखा, जो अलमारी के पास खड़ी उसके कपड़े रखे थे। बिल्कुल। क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए हयात? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन बस एक बात सोच रही थी। आपको ये फैसला इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। तुम्हें कोई एतराज है हयात? तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें असमत में कोई बुराई नजर आती है? नहीं शामिर, असमत बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बस ये सोच रही थी कि कुछ टाइम सोचकर नूर को जवाब दे देते। सोचने वाली बात तो तब होती ना हयात, जब मेरे सामने कोई गैर होता। यहाँ तो सब मेरे अपने हैं। जब मैं बात में भी इकरार ही करना था तो फिर क्या सोचना, क्या समझना? जैसा आपको बेहतर लगे। क्या तुम खुश नहीं हो? मैं आपके हर फैसले पर खुश हूँ शामिर। अच्छा? मुस्कुराते हुए उसने बड़ा सर झटका। जरा यहाँ तो आओ। आइजल सो रही है शामिर, उसका शरारती कीड़ा जागता देखकर हयात ने उसका ध्यान पैर पर सोई हुई आइजल की जानब किया। तो हम अपना काम सोफे पर कर लेते हैं। आइजल तो वैसे भी सो रही है। उफ शामिर, कुछ तो शर्म करे। हयात ने उसे शर्म दिलाने की नाकाम कोशिश की, जिस पर शामिर कहका लगाकर अपनी जगह से उठा और उसकी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो बिना लम्हा जाए हुए कमरे से भागे। उसके भागने पर वह बदमजा होकर दोबारा अपनी पहली वाली जगह पर आट कर बैठ गया। कहाँ है वो असमान का बच्चा? आज तीनों को कोहनी तक चढ़ाए हुए उसने लॉन्च में आकर गुस्से से पूछा, जहां पर साहिर और माहिर बैठे हुए थे। उसके गुस्से बड़े अंदाज पर वो दोनों चौंके। असवन जा चुका है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? साहिर ने गौर से उसका रूप देखा।
आस्तीन ने कोहनियों तक चलावे शर्ट के 2 ऊपरी बटन खोले, वो जैसे लड़ने की तैयारी में था। मुझे उसकी खबर लेनी है। मन्नत ने बताया है कि उसकी वजह से आइजल रो रही थी। असवन ने आइजल की उंगली से कांच का टुकड़ा निकाला और आइजल असवंत की वजह से मिली इस तकलीफ पर रो रही थी। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ना ही इस बेचारे ने कुछ किया है जो तुम ये जंग पर जाने की तैयारी कर रही हो। अच्छा, ऐसी है, मुझे पता नहीं था। वो मन्नत ने बस बताया कि आइजल असवंत की वजह से रो रही थी, तो मैं बस उसकी खबर लेने आ गया। तो मेरा बेटा, पहले पूरी बात मालूम कर लिया करो। मारी की बात समझकर उसने अपना सर हिलाया। अच्छा, हुलिया दुरुस्त करो। साई ने अजमी के खुले बटन और कोहनी तक चढ़ी हुई आस्तीन को देखते हुए कहा, जिस पर मुंह बनाता हुआ अपनी आस्तीन दोबारा नीचे करने लगा। आए तो ऐसे थे जैसे कितनी बड़ी लड़ाई करने जा रही हो। मैं क्यों लड़ूंगा चाचा साई, और इस लड़ाई में मजा भी नहीं आता। मुझे सिर्फ अपने कमरे की बेड वाली लड़ाई में आता है, जहाँ मैं आपकी बेटी के साथ बेड पर लड़ता हूँ। आप तो मुझे ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ चुके होंगे ना, इसलिए जानते होंगे कितना मजा आता है। उसकी बात सुनकर जहाँ पर माहिर शुरू हुआ था, वहीं पर शायद झटके से अपनी जगह से उठकर उसके जाना पड़ा। उसे अपने जाना पड़ता हुआ देखकर वो तेज से कदमों से वहां से भाग गया था, लेकिन आज साहिर का इरादा भी उसे छोड़ने का नहीं था। तब भी उसके भागने पर खुद भी उसके पीछे गया। ये तो तय था कि आज अजमीर शाह साहिर शाह से बच नहीं सकता। अरहान, आपको पता है? उसके अचानक सामने आने पर वो चौंका। नहीं, मुझे कैसे पता होगा, तुम बताओ क्या हुआ। आइजल और असवंत लाला का रिश्ता तय हो गया। अच्छा, मुबारक हो, लेकिन ये असवंत कौन है? उफ, आपने नहीं देखा? उनकी नीली आंखें हैं, साफ सी रंगत है, आंखों पर ग्लासेस लगे हुए हैं, और बस मेराल। उसके तेज चलते हुए हाथ अपनी गिरफ्त में लेकर अरहान ने नरमी से टोका। मुझे नहीं जानना कोई असवंत कैसा दिखता है, और मुझे नहीं पसंद मेरे अलावा किसी भी मर्द को तुम इतनी गौर से देखो। गौर से थोड़ी देखा है, ये सब चीजें तो एक नजर में देखी जाती हैं। उसने मन मनाते हुए कहा। अच्छा, आइजल कौन है? जब हम स्टोर रूम में बंद हुए थे ना, बात बताते हुए रुकी, क्योंकि स्टोर रूम में गुजरा वो मंजर अच्छे से जांच आ चुका था। अरहान बाई, चूहा मेराल, मैंने देख लिया। चूहा मेराल कुछ नहीं कहता, मुझे काट लेगा। नहीं काटेगा। अरहान भाई, उसको मार दे। उसका डरा सहमा अंदाज और रोनी सूरत देखा अरहान ने उसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में उठा लिया, और उसके ऐसा करते ही मेराल ने डर कर अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। हाँ, स्टोर रूम में क्या? उसका सुरा चेहरा नजरों के सामने लिया अरहान ने शरारत से पूछा। मतलब जिस लड़की ने दरवाजा खुला था वो आइजल है। उसने नजरें झुकाकर अपनी बात कह दी, और चंद सेकंड ज़ेन पर जोर देने के बाद अरहान को भी याद आ गया कि वो किस लड़की की बात कर रही थे। यकीनन वही जो चूहे को जैरी कहकर उसके पीछे भाग रहे थे। लेकिन वो तो बच्ची नहीं है। नहीं, उसकी उम्र 18 साल है। और तुम्हारी उम्र क्या है? उसकी कमर के गिर्द अपना बाजू हाल करके अरहान ने झटके से अपने करीब किया। मेरी उम्र 20 साल है। और तुम्हें चूहों से डर लगता है? हाँ, बहुत ज्यादा। क्यों? इतने प्यारे तो होते हैं। उसके कहने पर मेराल ने मुंह पिकाकर उसको देखा। बिल्कुल अच्छे नहीं होते, और मेरे सामने चूहों की तारीफ मत करे, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। तुम तारीफ की बात कर रही हो जाना, मेरा बस चले तो पूरा कमरा चूहों से भर दूं, ताकि तुम मेरे करीब मेरी बाहों में रहो। उसके बालों में अपना चेहरा छुपाकर वो उसकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। अरहान, वह अलमीर लाला का फोन आया था। मैं जानता हूँ। उसे नरमी से मिला के गर्दन पर लब रखे। तो मैं हवेली चली जाऊं? नहीं अरहान, बस थोड़ी देर के लिए। मैं कुछ दिनों के बाद शहर से बाहर जाऊंगा, तब तुम चले जाना, लेकिन मेरी मौजूदगी में तुम कहीं नहीं जाओगे। अपनी बैग पर उसका हराम मुंह देख के अरहान ने लब दांतों में दबाकर अपनी मुस्कुराहट रोकी, क्योंकि ऐसा करते हुए उसकी छोटी सी बेगम बहुत ही क्यूट लग रहे थे, और यकीनन वो उसके हराम मूड की परवाह किए बगैर कोई गुस्ताही कर देता, लेकिन उसका मतलब था उसे मजीद नाराज करना। आओ, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलता हूँ। उसे अपने साथ कहते हुए बाहर लेकर चला गया था। आइसक्रीम भी खाओगे? उसने नाराजगी भरे लहजे में कहा। ओके जाना, तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा। मुस्कुराते हुए उसने अपना सर हाँ में हिलाया। हाय, मैं मर गया। कराहते हुए उससे अपनी दुखती हुई कमर पर हाथ रखा। आज तो साहिर ने बिना किसी चीज का लिहाज किए कपड़ों की तरह उससे खूब धोया था, जिसका नतीजा ये निकला कि अब दर्द से कुहराते हुए वो बेड पर उल्टा लेटा हुआ था। ईजा उसे गर्म दूध के साथ मेडिसिन देकर चली गई थी, जिसके बाद मन्नत अब उसकी कमर दबा थी। ईजा की दी हुई दवाई के पास ही तो वो पहले से बेहतर था, वरना पहले तो बेड से उठा भी नहीं जा रहा था। अच्छा नहीं किया चाचा साईं ने मेरे साथ। यही लिहाज कर लेते कि मैं उनका इकलौता दामाद हो। आप हैं भी इसी लायक अजमीर। इतनी बार डांट पा चुकी है, फिर भी नहीं सुधरते। मन्नत के झिड़कने पर वो सीधा होकर उसे हफ्के से देखने लगा। मतलब तुम मेरे बजाय अपने बाबा साईं की साइड पर हो? जी बिल्कुल, क्योंकि बाबा साईं की कोई गलती नहीं है, और मैं जानती हूँ इतनी मार के बावजूद भी आप नहीं सुधरेंगे।
حد ہوتی ہے किसी चीज की मन्नत। तुम्हारे शाह साईं यहाँ तकलीफ में है और वो भी तुम्हारे बाबा साईं की वजह से, और तुम्हें मेरी तकलीफ की परवाह नहीं है। परवाह है अजमीर, कैसे दिखाऊं आपको, मेरी खिदमत करके। उसका हाथ पकड़कर अजमीर ने उसे झटके से अपने ऊपर गिराया। अजमीर, अपनी तबीयत का ही कुछ लिहाज कर ले, आप तकलीफ में है और इस वक्त मेरी तकलीफ को राहत सिर्फ तुम्हारी कुर्बत ही पहुंचा सकती है। उसके बालों में हाथ फंसा कर अजमीर ने उसका चेहरा अपने करीब करके उसके लबों को अपने लबों में कैद कर लिया और साइड तब्दील करके उसके ऊपर झुक गया। अजमीर, तुम्हारी बेचैनी से भी मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ मन्नत, इसलिए ना खुद को तंग करो ना मुझे। अजमीर ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, उसके लबों को फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया। मन्नत के हाथ बेसादा तौर पर उसके छड़के बटून में उलझ कर उन्हें खोलने लगे और मन्नत की इस हरकत पर वह मजीद शिद्दत से उसके वजूद पर काबज होता चला गया। साहिर लाला, क्या हाल कर दिया आपने मेरे बेटे का, यही है आपका दामाद है। वह कमरे में दाखिल होकर उसने गुस्से से वहां पर बैठे सड़क को देखते हुए कहा, लेकिन उसका गुस्सा भी उसी की तरह था जिससे किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ना था। ईजा, जरा अपने बेटे की हरकतें भी तो देखो, वो तो बस मजाक करता है, आपको तो पता तो है उसकी आदत का। अगर मैंने बताया ना कि तुम्हारे लाडले ने क्या बात कही है तो तुम एक हफ्ते तक मेरे सामने नहीं आओगी, इसलिए बेहतर है ये बात माहिर से जाकर पूछो। उसकी बात सुनते वो गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से चले गए। उसके गुस्से से जाने पर साहिर ने मुस्कुराते हुए अपना सर नफी में हिलाया। साहिर, अजमीर ने क्या कहा था? ईजा के जाने पर उसने अचंभे से साहिर की तरफ देखते हुए पूछा। उसने लड़ाई के बारे में बात की थी, तो उसमें मारने की क्या जरूरत है? वो इस लड़ाई की बात कर रहा था माहिम जान, जो मैं बेड पर इस वक्त तुम्हारे साथ लड़ने का इरादा रखता हूँ। अपनी बात पर माहिम का रिएक्शन देखकर कमरे में साहिर का क्या गूंजा। जन्नत, उठ जाए, यूनिवर्सिटी का टाइम हो रहा है। मुकम्मल तैयार होकर उसने बेड पर सोई हुई जन्नत को जगाया। ये काम वो पिछले 20 मिनट से कर रहा था, लेकिन जन्नत थी जो डीठ बनी लेटी हुई थी। वैसे भी सलार की उस दिन की गई हरकत के बाद से जन्नत ने उससे एक लफ्ज की बात नहीं की थी और उसका ये रवैया सामने वाले को कितना तकलीफ दे रहा था उसका जन्नत को अंदाजा नहीं था। पहले बेरूही दिखाती थी लेकिन कम से कम बात तो करती थी, पर अब तो वो भी बंद कर चुकी थी। जन्नत, उठ जाए वरना मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। बैठ पर बैठकर सलार ने उसके दोनों तरफ में अपने हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा और जन्नत को इसी तरह लेटे देखकर उसके चेहरे पर झुकने लगा, लेकिन सलार की इस हरकत को महसूस करते हुए उसे दिक्कत देखकर झटके से उठे। आज के बाद तुम मेरे करीब आए ना तो तुम्हारी ये आंखें निकाल लूंगी सलार। अगर मेरी आंखें निकाली तो मैं आपका ये हसीन चेहरा रोज कैसे देख सकूंगा। तुम जाओ, मुझे तंग मत करो। झंझला का कहते हुए वो दोबारा लेट गए। उठ जाए जन्नत, मैं थक चुका हूँ आपको उठाते उठाते। बच्चे की जान लेनी है क्या? उसकी बात सुनते वो दोबारा उठी और गुस्से से उसकी तरतीब से सेट किए सारे बाल बिगाड़ दिए। हरकतें हैं ही तुम्हारी बच्चों वाली, जो खुद तो बच्चा कह रही हो। आपने मेरे सारे बाल हड़ाप कर दिए, मैंने इतनी मोहब्बत से बनाए थे, मैंने इतनी मेहनत से बनाए थे। बेड से उठकर दोबारा अपने बाल सेट करने लगा। आपको पता है यूनिवर्सिटी में लड़कियां पागल हैं मेरे पीछे, बीवी तो मुंह लगाती नहीं है। सोच रहा हूँ उनमें से किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। उसने जन्नत की तरफ देखते हुए कहा, जो उसकी बात सुनते अपनी जगह से उठकर बाथरूम में चले गए। दरवाजा बंद होने की जोरदार आवाज पर उसने लब दबाकर अपना कहकर रोका। चाहे रिश्ते में कितने ही इख्तिलाफ क्यों ना हो, एक औरत कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शौहर उसकी बजाय किसी और की तरफ मतवज्जो हो। ड्राइवर अंकल, माम और डैड कहाँ गए हैं? सरगोशीनुमा आवाज में उसने ड्राइवर से पूछा। मिशाल, एहाब, एना और हिफ्सा थोड़ी देर पहले घर से निकले थे और उसे यकीन था इसी लड़के की मुलाकात करने गए होंगे, इसलिए तो जसूस के हाथों मजबूर होकर वो ड्राइवर से पूछने चली आई। यकीनन वो तो जानता ही होगा क्योंकि इनका इरादा पहले ही ड्राइवर के साथ ही जाने का था, लेकिन एहाब के घर आने पर वह तीनों उसके साथ चले गए और इतना सब्र उसमें नहीं था कि उसके आने का इंतजार करते। वैसे भी वापस आकर कौन सा इन लोगों ने से कुछ बता देना था। वो लोग किसी रेस्टोरेंट में जाने का कह रहे थे, मुझे भी लेकर चले, रुके, मैं 2 मिनट में आती हूँ। कहते हुए वो जल्दी से अंदर भाग गई और 2 मिनट बाद ही उसकी वापसी हो गई। कपड़े तो वही थे, ब्लैक जीन के साथ व्हाइट और ब्लैक शर्ट। अब बस फर्क ये था कि गले में व्हाइट मफलर और सर पर एक बड़ी सी हैट पहनी हुई थी और हाथ में एक छोटा सा पर्स था। चले चले, जल्दी चले, उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा और उसके बैठते ही ड्राइवर भी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी रेस्टोरेंट की जानब बढ़ा दी। बैग कंधे पर लटकाए वो घर में दाखिल हुआ और पहली नजर वहां पर बैठी मीरब और उसके करीब खेलते हुए शहरोज पर गए। मीरब, उसने धीमे से पुकारा, जिस पर मीरब ने चौंक उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए वहां पर बैठे शहरोज को अपनी गोद में उठा लिया। अल्लाह अल्लाह, शहरोज देखो पापा आ गए। मीरब के जुमले पर वह मुंह खोले हैरत से उसे देखने लगा।
کیا جو اس نے سنا تھا وہ صحیح تھا یا پھر کان باج رہے تھے؟ کیا کہا تم نے؟ اس کی ہائے پر ہنستے ہوئے اس کے قریب آئی اور شیروز کو اس کی گود میں تھما کر خود بھی اس کے سینے سے لگے۔ اے خدایا، کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اس نے دل میں سوچا اور پیار بھری نظر سے اپنے سینے سے لگی میرب کو دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا اور میں تو تمہیں بھول ہی نہیں پاتا۔ اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر اس نے میرب کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور نرمی سے اس کے چہرے کے ہر نقش کو اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ بے ساتہ المی کی نظر اس کے لبوں پر پڑی جن پر نرمی سے وہ جھکنے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے جھنجھوڑ کر اس کی آنکھ کھول گئے۔ کمینے، چھوڑ مجھے۔ ازمی کے خود کو جھنجھوڑنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ کیا ہوا؟ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھا۔ کیا ہوا؟ کمینے، عمران ہاشمی بنا مجھے کب سے چومے جا رہا ہے، چھوڑ بھی نہیں رہا، بول رہا ہے کیا ہوا؟ اس کی بات سنتے المی منہ بناتا ہوا جلدی سے اپنے ہونٹ صاف کرنے لگا۔ وہ میرب کے بجائے اسے پیار کر رہا تھا۔ ازمی، کسی کو بتانا مت۔ میں کسی کو نہیں بتا رہا، لیکن اماں صاحب سے یہ ضرور کہوں گا کہ ترکی میں بیٹھی اس بی بی کو رخصت کروا کر لے آؤ۔ آج میری عزت بچ گئی، ضروری تھوڑی ہے ہر بار بچ جائے گی۔ تو میرے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ بابا سین کے کہنے پر اٹھانے آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا یہاں تو کیا کرتا پھر رہا ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے پر المی منہ بناتا ہوا وہاں پر رکھے تکیے کو خود میں بیچ گیا۔ اوف، یہ دنیا! گہرا سانس لے کر وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ اسے شادی ختم ہونے کے بعد واپس ترکی چلے جانا تھا، لیکن اب آئزل اور اسمند کی وجہ سے یہ کام پھر سے ٹال گیا۔ ایک ہفتے بعد ان کا نکاح رکھا گیا تھا اور اب اس نکاح سے پہلے تو اس کا ترکی جانا ناممکن تھا۔ ہیٹ سر پر اچھے سے پہنے وہ ریسٹورنٹ میں دال ہوئی۔ ہیٹ پہننے کا مقصد صرف یہی تھا کہ مشال یا کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ اگر دیکھ لے تو ہیٹ سے وہ اپنا چہرہ آرام سے کور کر سکے۔ ریسٹورنٹ میں تھوڑا ڈھونڈنے کے بعد وہ لوگ اسے مل گئے۔ اس کی نظر ایہاب کے ساتھ بیٹھے حمزہ پر گئے۔ وائٹ کلر کی شرٹ پہنے، ساتھ ہی گرے پینٹ اور گرے ویسٹ کوٹ کے ساتھ وہ ٹائی لگائے بیٹھا تھا۔ یقیناً وہ آفس سے آیا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر تو ایسے لگ رہا تھا، ارے یہ تو وہی ہے جو مجھے اس دن سرپا ملا تھا۔ مجھے ناول بھی اسی نے بھیجے تھے اور پاکستان میں میں نے 2 بار بات بھی تو شاید اسی سے کی تھی۔ بلاہل سے یاد آ ہی گیا تھا کہ حمزہ عباسی کون تھا اور اس نے اسے کہاں پر دیکھا تھا۔ چہرہ گھمائے وہ بس اپنی سوچ میں گم تھی کہ کیا اس بندے سے اس کی شادی ہونے والی ہے۔ ظاہر ہے تبھی تو سب اس سے ملنے آئے تھے۔ سوچوں میں گم اسے حمزہ کی آواز سے نکالا جو اس کے پیچھے سے آئے تھے۔ ہیلو عائشہ، ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا لڑکا ہے۔ اسے مل کر اینا تو صدقے وار ہی جا رہی تھی، لیکن حمزہ کے لیے اس کا لڑکا کہنا ایہاب کو ہضم نہیں ہوا تھا۔ ماما، اس 32 سالہ انسان کو ہماری نظر میں لڑکا تو نہیں کہا جائے گا۔ اس کے کہنے پر حمزہ بے اختیار ہنسا، جبکہ مشان نے گھڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا جس کے گھرنے پر اپنے دانت باہر نکالتے دانت اندر کر گیا۔ کارنر والے حصے پر بیٹھے وہ پانچوں اس وقت ایک فیملی لگ رہے تھے، لیکن کسی کو کیا پتا کہ یہاں تو رشتے کی بات چل رہی تھی۔ ان سب سے بات کرتے ہوئے حمزہ کی نظر وہاں پر کھڑی عائشہ پر پڑی جو اب اپنا روح ان کی طرف سے موڑ چکے تھے۔ بلیک جین کے ساتھ ہی وائٹ اور بلیک شرٹ پہنے، گلے میں وائٹ کلر کا مفلر ڈالے، سر پر پہنی ہوئی ہیٹ کے باعث وہ حمزہ کو بے حد کیوٹ لگ رہے تھے۔ ایکسکیوز کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ ہیلو عائشہ، اس کے وہاں پر لب دانتوں میں دبائے ہوئے مڑ کو اس کو دیکھنے لگے جو چہرے پر دلکش مسکراہٹ سے جائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت پلر کے دوسری طرف کھڑے تھے، اس لیے وہاں پر بیٹھے مشال، ایہاب، حفظہ اور اینا انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہائے، چہرے پر زبردستی مسکان سجائے اس نے ہولے سے ہاتھ ہلایا۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ریسٹورنٹ ہے، یہاں تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، مجھے لگا میری وجہ سے آئی ہو۔ نہیں، میں آپ کی وجہ سے یہاں پر کیوں آؤں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کی جاسوسی کر رہی ہوں؟ اسے اتنی خاص اردو بولے نہیں آتی تھی، لیکن سمجھ وہ آسانی سے لیتا تھا۔ اس وقت بھی سامنے کھڑی اس لڑکی کی باتیں اسے آرام سے سمجھ آ رہے تھے۔ انگریزی لہجے میں اردو بولتی سامنے کھڑی وہ لڑکی حمزہ عباسی کے دل کے تار چھیڑ رہے تھے۔ نہیں عائشہ، مجھے ایسا کیوں لگے گا؟ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ ہاں، کیونکہ میں ایسا کچھ بھی کر نہیں رہی۔ اب میں چلتی ہوں۔ مفلر اچھے سے ٹھیک کر کے وہ واپس جانے لگے۔ جب مفلر پیچھے کی طرف کرنے کے بعد وہاں پر رکھے ڈیکوریشن پیس میں اٹک گیا، وہ پلٹ نہ بول گئی۔ ہائے، کیا یہ کام حمزہ نے کیا ہے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یار، یہ بندہ تو بڑا ہی رومانٹک ہے، پبلک پلیس میں پیچھے سے میرا مفلر پکڑے کھڑا ہے۔ بات سنیں، میرا مفلر تو چھوڑ دیں۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ دلکشی سے ہنسا۔ عائشہ، اس کے پکارنے پر وہ مڑی، لیکن اسے ایسے ہی کھڑا دیکھ کر اپنی حرکت پر شرمندہ ہوتی جلدی سے مفلر نکال کر وہاں سے جانے لگے، لیکن اس بار کم بہت فرش بیچ میں آ گیا۔ پیر سلپ ہونے پر ہلکی سی چیخ لبوں سے نکلی، لیکن اس کے فرش پر گرنے سے پہلے حمزہ اسے کمر سے تھام کر گرنے سے روک چکا تھا۔ عائشہ کو سیدھا کھڑا کر کے وہ اس سے دور ہوا۔ عائشہ اس کے لیے نامحرم تھی، بھلے وہ ایک آزاد ماحول میں پلا بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسے رشتوں کا لحاظ کرنا اچھے سے آتا تھا۔
वो बगैर किसी रिश्ते के उसे छूना नहीं चाहता था। आज ये पहला इत्तेफाक था जब उसने आशा को छुआ था और उसने पहली बार आशा अफंदी को छुआ था। दिल अलग ही अंदाज में धड़कना शुरू हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे आशा की खुशबू उसके रग में रगे जाम में बस चुकी है। उसके मसलसल खुद को देखने पर वो वहां पर मजीद रुके बगैर बाहर की तरफ भागे और उसके भागने पर हमजा भी खुद को पुरस्कून करता वापस अपनी टेबल की तरफ चला गया। बैग हाथ में पकड़े वो शामी के कमरे की तरफ जाने लगा क्योंकि आयजा ने वहीं पर होना था। ओए, कल तो आए थे, आज फिर आ गए। अजमी के अचानक सामने आने पर उसके कदम रुके। मेरे नाना जहाँ का घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये तुम जहाँ जा रहे हो ना, वो जगह मैं भी दे चुका हूँ। जी बिल्कुल, मैं मामू के कमरे की तरफ ही जा रहा हूँ। आपको कोई मसला है? मेरे मसले होने से कौन सा तुमने वहां पर जाने का इरादा तर्क कर देना था? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुस्कुराते हुए उसने अपना चश्मा दुरुस्त किया और कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि उसके जवाब पर अजमी बस मुंह खोल कर रह गया था। उस सीरम खान का बेटा था, भला कैसे किसी की मान लेता। कमरे में दाल होती उसकी पहली नजर वहां पर बैठी कार्टून देखती हुई आयजल पर पड़ी। आयजल, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। उसकी आवाज पर आयजल ने चौंक कर उसको देखा। क्या लाए हो असवी? चॉकलेट्स? उसने बैग आयजल की जानिब बढ़ाया, उससे चंद इंच के फासले पर बैठ गया। बैग में से चॉकलेट्स निकालकर उसने असफन जाग की तरफ देखा और चेकते हुए उसके गले लगे। थैंक यू असवी। उसे अपने इतने करीब देखकर असफन जाने जल्दी से उसे खुद से दूर किया। तुम्हें पता है, तुम मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो, लेकिन तुम्हारा ये चश्मा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसे नाक चुराकर उसके चश्मे को देखा, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया। अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो उतार दो। उसके बाद सुनते आयशा ने उसका चश्मा उतारकर सर पर रख दिया। नीली आंखें वाज़ेह दिखने लगी थी। अब ठीक है। चॉकलेट का रैपर खोलकर वो असमान जाग के करीब बैठकर दोबारा से कार्टून देखने लगी। एक पार्ट उसने असमान जाग की तरफ भरा, जिसे खाकर उसने इंतहाई नरमी से दोबारा आयशल और अपने दरमियान फासला बना लिया। कमरे में दाखिल होती उसकी पहली नजर वहां पर मौजूद इर्तिजा पर पड़ी। अगर अंदाजा होता कि वो कमरे में है तो हुरैम कभी भी इस वक्त कमरे में ना आती। उसे देखते वो वापस भागने लगी, लेकिन उसके बाहर जाने से पहले ही इर्तिजा उससे अपनी जान खींचकर दोबारा बंद कर चुका था। ये क्या हरकतें करती फिर रही हो तुम? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इर्तिजा के साथ लहजे पर उसने मन मनाते हुए कहा। मेरी एक बात आज कान खोलकर सुन लो होर। उसका चेहरा अपनी मजबूत गिरफ्त में लिए हुए घुराया। आज के बाद जब भी मैं घर आऊं, मुझे तुम मेरे हमारे कमरे में मिलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बहते हुए आंसू देकर इत्तिजा ने उसका चेहरा छोड़ा। लहजे में नरमी दर आई। होर, तुम पर साथी करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, पर तुम भी तो मेरा सोचा करो ना मैं ऑफिस से आता हूँ तो सबसे पहले तुम्हें देखने की तलब होती है, और जब तुम्हारा चेहरा नजर नहीं देख पाता तो दिल चाहता है सब कुछ तहस नहस कर दो। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। उसके आंसू साफ करके इत्तिजा ने उसके दोनों गालों पर अपने लब रखे और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से लगा लिया। मैंने तुम्हें एक हफ्ते का वक्त दिया है होर, और ये एक हफ्ता मुझ पर बहुत ही भारी गुजरने वाला है। उसकी गर्दन से बाल हटाकर इत्तिजा उसकी गर्दन पर झुक गया। उसकी इस हरकत पर हुरैम साकत से खड़ी रह गई थी। उसे लगता था कि इस एक हफ्ते के वक्त में इत्तिजा उसके करीब नहीं आएगा, लेकिन वो गलत है। तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। उसे गर्दन से चेहरा निकाल के इत्तिजा गहरी नजर से उसका गुलाबी होता चेहरा देखने लगा और बिना लम्हा जाया किए उसके लबों पर झुक गया। उसके दोबारा इस हरकत पर हुरैम की आंखें फैल गई। पिछली बार किया गया इत्तिजा का अमल उसके ज़हन में गर्दिश करने लगा। शायद इस बार भी वही सब कुछ होगा जो पहले हुआ था, लेकिन इस बार उसके अंदाज में नरमी थी। उसके लबों को अपनी कैद में लिए वो बेबाकी से उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। उसके हाथ अपनी कमर से नीचे जाता देखकर हुरैम ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे फौरन खुद से दूर किया, क्योंकि वो हुरैम की इस हरकत के लिए तैयार नहीं था। इसलिए हुरैम की इस हरकत पर इन दोनों के दरमियान फासला बन गया। ये क्या हरकत है होर? उसके चिल्लाने पर वो सहमी। इर्तिजा, मेरी गलती नहीं है वो। इर्तिजा का गुस्से से बुरा हुआ अंदाज देखकर वो सहमते हुए जल्दी से वजाहत दे लगे। मेरे लिए ये सब बहुत होर, तुम्हें वक्त चाहिए तो मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ। तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे करीब आऊँ तो मैं नहीं आऊंगा। दोनों के दरमियान मौजूद फासला मिटाकर वह हुरैम के करीब आया। लेकिन अगर ये बात तुम हाथों के बजाय लफ्जों से कहोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सॉरी। उसके बाद सुनकर हुरैम ने नजर झुकाए एक लफ्जी जवाब दिया। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है होर, आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसका गाल थपथपाकर वो कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद हुरैम ने अपना रुका हुआ सांस बहाल किया। अभी तो इत्तिजा उसके दरमियान एक फासला था, लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बाद क्या होता, इस सोच ने उसके पूरे वजूद में सनसनाहट पैदा कर दी थी। खिड़की के करीब खड़ी वो सामने नजर आते चांद को देख रही थी, जो कभी बादलों में छुप जाता तो कभी नजर आने लगता। क्या सोचा जा रहा है जान?
اپنے پیچھے سے اپنے ہاتھ سامنے لیا ارحان نے نرمی سے پوچھا۔ میں کچھ سوچ رہی تھی۔ یقیناً میرے بارے میں ہی سوچ رہی ہوگی۔ اس کے کہنے پر مسکراتے ہوئے میرال نے اپنا روح اس کی جانب کیا۔ آپ نے کہا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ نہیں، میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ بس یہی سوچ رہی تھی کہ آپ کے عشق کی حد کیا ہے۔ تمہیں سننا ہے؟ مجھے جاننا ہے کہ آپ کے لبوں سے اپنے کئی اظہار محبت سن کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تم میری روح کی راحت ہو۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر ارحان نے اسے اپنے قریب کیا۔ تم میری سانسوں کی ضمانت ہو۔ اسے جھک کر میرال کی نوز پن کو اپنے لبوں سے چھوا۔ تم ہو تو میں ہوں، تمہارے بغیر میرا کوئی وجود نہیں ہے میرال۔ ارحان، لوگ محبت میں چاند تارے توڑ کر لاتے ہیں، آپ بھی تو کچھ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اگر میں کہوں تو میرے لیے چاند لے کر آ جائیں گے؟ جانا، اگر میں تمہارے لیے چاند لے آیا تو آسمان اس کی روشنی سے محروم ہو جائے گا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر یہ چلتی ہے۔ جیسے میرا چاند میرے پاس اچھا لگتا ہے، ویسے ہی وہ چاند آسمان پر ستاروں کے درمیان اچھا لگتا ہے۔ میں تمہارے لیے چاند نہیں لا سکتا کیونکہ وہ چاند تو آسمان کا ہے، لیکن اس آسمان پر میں اپنے پیار پڑے الفاظ ضرور لکھ سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارحان نے چہرہ موڑ کر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں پر 12 بجنے میں چند سیکنڈز باقی تھے۔ وہاں دیکھو۔ میرال کو اپنے ہاتھ سامنے لے کر اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ پا کر میرال آسمان کی طرف دیکھنے لگے جہاں چند سیکنڈ بعد ہی فائر ورکس ہونا شروع ہو گیا تھا اور ان فائر ورکس کے ذریعے اب آسمان پر آئی لو یو میرال لکھا نظر آتا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ارحان کی طرف دیکھا جس نے اس کے دیکھنے پر اس کی بھیگی آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیا۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے ارحان، مجھے اندازہ تھا کہ تمہیں یہ اچھا لگے گا۔ تھینک یو۔ جانتی ہوں میرال، تمہیں دیکھنے کے بعد سوچا کرتا تھا اگر تم مل جاؤ گی تو اور کوئی خواہش نہیں رہے گی، اور تم مجھے مل گئی۔ لیکن کہتے ہیں نا، انسان کی خواہشات کتنی بھی پوری ہو جائیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میرے ساتھ بھی شاید ایسا ہی کچھ ہے۔ تم مل گئی تو اب اس دل میں تمہیں چاہنے کی خواہش ہے، تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنے کی خواہش ہے، اور سب سے بڑی خواہش ہے تمہارے لبوں سے اپنے لیے اظہار محبت سننا۔ جانتا ہوں تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، لیکن مجھے شدت سے اس لمحے کا انتظار ہے جب تمہیں مجھ سے محبت ہوگی اور اپنے ان خوبصورت لبوں سے تم اظہار محبت کرو گے۔ اس کے لبوں کو اپنی انگلیوں سے سلاتے ہوئے ارحان نے نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سلاڈ حویلی کب جائیں گے؟ حویلی کیوں جانا ہے؟ جوس کا سپ لے کر وہ آملیٹ اپنے پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ ناشتے کے ٹیبل پر اس وقت بس وہ دونوں موجود تھے اور سیرم صبح ہی اپنے ضروری کام سے باہر چلا گیا تھا۔ اسمن جار اپنے کمرے میں تھا جبکہ نور کچن میں موجود تھے۔ تمہیں نہیں پتا؟ مجھے کیا پتا ہونا چاہیے جنرل؟ شامی لالا نے آئزل اور اسمن کا رشتہ طے کر دیا۔ ناشتہ کرتے اس کے ہاتھ میں، کس نے بتایا آپ کو؟ اماں سائن کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم چند دنوں میں حویلی آ جائیں کیونکہ نکاح اسی ہفتے رکھا گیا ہے۔ جنت کی بات سنتے ہوئے جگہ سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اسفن جات کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کے اچانک اٹھ کر جانے پر جنت نے ناسمجھی سے اس کی پشت کو دیکھا اور کاندھے اچکا کے اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ درم سے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا جہاں پر اسفن یا سادہ سے ٹروزر اور شرٹ میں بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ یقیناً وہ نیند سے اب بھی جاگا تھا۔ آئزل کے لیے رشتہ تم نے بھیجا تھا یا یہ فیصلہ بابا سائیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ میری مرضی سے ہوا ہے۔ میں آئزل سے محبت کرتا اور اسے اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں۔ تم کیوں غصہ کر رہے ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اس رشتے پر، کیونکہ کسی وقت میں ہم گہرے دوست تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ جو کچھ تم میری بہن کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد بھی میں تمہاری اور آئزل کی شادی ہونے دوں گا؟ سلار کی بات سنتے ہی وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن پھر آنکھیں موند کر خود کو پرسکون کر لیا۔ میں نے آئزل کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا سلار۔ تم سب کو بیوقوف بنا سکتی ہو اسفن جار، لیکن مجھے نہیں۔ میں نہیں جانتا اس دن کیا ہوا تھا، پر اس بات کا یقین ضرور ہے کہ آئزل کی اس حالت کے ذمہ دار تم ہو۔ میں نے اگر یہ بات آج تک کسی سے نہیں کی تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جس دن تمہارے خلاف کوئی ثبوت ملا نا، اس دن حویلی والوں کو تمہاری کرتوت بتانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ وہ ہر لفظ چبا چبا کر ادا کرتا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ چند سال قبل وہ دونوں گہرے دوست تھے، لیکن آئزل کے ساتھ ہوئے حادثے کے بعد ان دونوں کی دوستی میں ایک درار سی پڑ چکے تھے۔ اسفن جار باہر چلا گیا تھا، نہ اس نے سلار سے کوئی رابطہ کیا نہ سلار نے اس سے۔ اسفن جار کے رابطے نہ کرنے کی وجہ شرمندگی تھی، لیکن سلار کے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اسے اپنی بہن کی اس حال کا ذمہ دار اسفن جار لگتا تھا اور اس بات کا اسے یقین بھی تھا۔ لیکن یہ بات وہ کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی بات کا کسی کو یقین جو نہیں آنا تھا۔ میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا اسفن جار خان۔ ایک ہفتے بعد میرا نکاح ہے آئزل کے ساتھ، روز ہوتی ہو تو روک لو سلار شاہ۔
उसने नीली आंखों से उसे घूरते हुए कहा, जो उसकी बात सुनते ही लंबे लंबे डाक पड़ता हुआ कमरे से निकल कर चला गया। मामा, मेरी बात सुने। मीरीना बेगम के करीब बैठकर उसने उनके हाथ से टीवी रिमोट लेकर टीवी ऑफ कर दिया। क्या बात करनी है मेरे बेटे को? आपको पता है घर वालों ने आजल और असमान लाला का रिश्ता तय कर दिया। माशाल्लाह। लेकिन आजल तो मेरे ख्याल से ज़हनी तौर पर ठीक नहीं थी। जी, एक एक्सीडेंट के बाद उनकी ब्रेन ग्रोथ रुके थे और अब उनका निकाह होने जा रहा है। मैं नहीं जानती वहां पर क्या हो रहा है, क्या बातें चल रही हैं और ऐसी क्या बात हुई कि नौबत निकाह तक पहुंच गई। ऊपर से निकाह भी एक हफ्ते बाद ही है। तुम्हें हवेली जाना है? उसकी पूरी बात सुनते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जी जाना तो है। तो मेरा बेटा चले जाओ ना, अरहान इजाजत नहीं दे रहे। उसने मुंह लटकाकर कहा। उसकी बात सुनकर मीरीना बेगम को उसके यहाँ पर बैठने की वजह समझ आ गई। मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो तुम्हें हवेली छोड़ आएगा। लेकिन अरहान, मैं अरहान की माँ हूँ, मेरी इजाजत काफ़ी नहीं है क्या? जी, लेकिन अगर वो गुस्सा हुए तो मैं उसे बता दूंगी, कुछ नहीं कहेगा। बहुत ही नरम मिजाज है अरहान। थैंक यू। चेखते हुए उनके गले लाकर वो अपनी जगह से उठकर अपने कमरे की तरफ भाग गई ताकि जाने की तैयारी कर सके। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मीरीना बेगम भी हल्का सा मुस्कुराई। ये बात उन्होंने ठीक कही थी कि अरहान बहुत ही नरम मिजाज था, खास तौर पर अपनों के लिए। लेकिन मीराल के लिए भी उसके अंदाज में नरमी के साथ साथ जुनूनियत भी थी। वो मीराल के लिए हद से ज्यादा जुनूनी बनता जा रहा था और उसका अंदाजा उससे खुद भी नहीं था। हिफ्जा दादो, मुझे हवेली जाना है। उसने किताब पढ़ती हिफ्जा का बाजू हिलाया। हो रैम, अभी 4 दिन पहले ही तो हवेली से आई हो, फिर क्यों जाना है? आपको पता तो है कि घर में आइजल और असमंत की शादी की तैयारी चल रही है, तो बस इसलिए मुझे जाना है। हो रैम, तुम जानती तो ना इर्तिजा की मर्जी के बगैर तुम वहां पर नहीं जा सकती हो। तभी तो आपसे कह रही हूँ, प्लीज इर्तिजा से बात करें। उसने मिन्नत बड़े हुए लहजे में कहा। मेरे कहने पर वो इनकार ही करेगा, क्योंकि तुम्हारे मामले में वो किसी की बात नहीं सुनता। हाँ, तुम्हारे कहने पर शायद राजी हो जाए। खुद बात करो बच्चे, मुझे नहीं करनी। हो रैम, कब तक उससे भागोगी? जानती हो ना, शादी जिस तरह भी हुई है वो तरीका ठीक नहीं था, लेकिन अब तो हो चुकी है ना। इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करो। कहाँ है वो? उसने गहरा सांस अपने अंदर खींचा। पूल एरिया की तरफ गया है। क्या मतलब, इस मौसम में वो स्विमिंग कर रहे हैं? उसने हैरत से पूछा। जरूरी नहीं कि वो वहां पर स्विमिंग ही कर रहा हो, सकता है बस ऐसे ही वहां पर बैठने के लिए गया हो। उसे जवाब देकर वो वापस किताब पढ़ने में मगन हो गई और हुरैम खुद को पुरस्कुन करके पूल एरिया की तरफ चले गए। माँ, मीराल कहाँ है? हर जगह पर उसकी गैर मौजूदगी देखकर वो परेशानी से मेरीना बेगम के पास आकर पूछने लगा। उसने हवेली जाना था बेटा। तो फिर? माथे पर बल नमूदार हुए। क्या उसकी इजाजत के बगैर हवेली चले गए? उसने मुझसे कहा तो मैंने उसे ड्राइवर के साथ भेज दिया। उनकी बात सुनते ही उसने जब से अपने चेहरे पर हाथ फेरा। क्या उसने मुझसे इजाजत ली थी? अरहान, उसने मुझे सारी बात बताई थी। उसे जाने की इजाजत मैंने दी है, तुमसे कुछ मत कहना। उनकी बात पर अपना सर हिलाकर वो तेज कदमों से बाहर जाने लगा। जब उसे बाहर की तरफ जाता देखकर मीरीना बेगम ने रोका। अरहान, कहाँ जा रही हो? मेराल कितने बजे निकली थी माम? अरहान, उसे खुद से इतना मत बांधो कि वो तुमसे तंग आ जाए। उसे थोड़ा सा स्पेस दो बेटा, अब वो तुम्हारी ही है, इससे वापस तुम्हारे पास ही तो आना है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। उनकी बात का जवाब देकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर की तरफ चला गया। हैरियत से आना हुआ ना सलार? मुझे तो लगा था तुम कुछ दिन बाद आओगे। उसे अपने सामने देखकर शामी ने हैरत से पूछा। 2-3 दिन पहले तो वो गया था। इससे सलार की इतनी जल्दी वापसी की उम्मीद उसे हरगिज नहीं थी। आप आयदर की शादी कर रही हैं बाबा साईं? क्या तुम अब तक उस बात से ला इलम थे सलार? बाबा साईं, आयदर की कंडीशन जानते हुए भी आप उसकी शादी कर रहे हैं? सलार, कुछ नहीं हुआ है आयदर को, वह पहले से बेहतर है और खुदा ने चाहा तो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके लहजे को नॉर्मल रखकर जवाब दिया। लेकिन अभी वो ठीक नहीं हुई है बाबा साईं। असवन जा सब कुछ जानकर उसे अपना रहा है, फिर तुम्हें किस चीज पर एतराज है? उसकी मसलसल बहस से शामिल ने चंचला कर पूछा। मुझे एतराज इसी चीज पर है बाबा साईं कि आप उसकी शादी असवन यार के साथ कर रहे हैं। क्यों? तुम्हें उससे क्या मसला है? आप बोल रहे हैं आदर की इस हाल का जिम्मेदार असवन जार है। बिला वजह की बातें मत करो सलार। आप चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं ये निकाह नहीं होने दूंगा। उसके माँ बाप जिंदा है। उसकी जिंदगी का फैसला करने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। शामिर की बात सुनकर वो उदासी से हंसा। आपने तो एक पल में ही बता दिया बाबा साईं कि मेरा आजर पर कितना हक नहीं है। सलार, ऐसी बात नहीं है, जो करना चाहते हो करते फिरे। वैसे भी आपकी नज़र में कभी मेरी किसी बात की अहमियत रही कब है?
وہ جس طرح سے آیا تھا اسی طرح واپس جا چکا تھا، لیکن وہاں پر بیٹھے شامل اپنے کہے لفظوں پر اب خود کو کوس رہا تھا۔ ایک طرف سے چیزیں ٹھیک ہوتی تھی تو دوسری طرف سے بگڑ جاتی تھی۔